जय हिंद सभी को। क्या हाल है सबकी? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 25 है ऑफ 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट सीरीज़। और आज के दिन जो हम फील करने वाले हैं वो फील करने वाले हैं बायोट सैवर्ट लॉ। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ जो चालू होता है मैग्नेटिज्म का, एंड इट इज़ द फर्स्ट लॉ जो मैग्नेटिज्म में आता है भाई। तो सबसे पहली बात ये होती है, ये लॉ किसके लिए होता है भैया? तो ये लॉ जो है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड को निकालता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। अच्छा, तो भैया मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे आती है, ये भी तो बात होती है। अगर मैंने तुमसे बोला कि तुम किसी से पिट के आए हो और तुम्हारे किसी ने हाथ पैर तोड़े हैं, तो हाथ पैर तोड़े तो तब किसी होंगे ना जब तुम किसी से पिटे होगे, मतलब तुमको किसी ने पीटा होगा। तो भाई ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कोई बना रहा होगा ना। तो सबसे पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? चलो चालू करते हैं। तो तुमने चार्जेस की थोड़ी सी प्रॉपर्टी पढ़ के रखा है और तुम जानते हो कि जब चार्ज एक रेस्ट पे होता है, तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालता है। मैं पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूँ, एग्जांपल के तौर पे समझना। जैसे मान लो आपका एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है? जब ये चार्ज जब एक रेस्ट पे होगा, रेस्ट का मतलब क्या, रुका हुआ होगा, बैठा हुआ होगा, खाना वाना खा रहा होगा, रेस्ट कर रहा होगा, आराम कर रहा होगा, तो ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है। अब सिंस ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड का मतलब तुम समझो क्या है, समझो। जैसे मान लो एक फुटबॉल है, तुम्हारे हाथ में फुटबॉल रखी है, अब ये चारों डायरेक्शन में ना अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा होगा। फील आना चाहिए तुमको, ठीक है? अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा होगा, और अगर यही नेगेटिव चार्ज होगा ना तो अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को समा रहा होगा। सोच के देखो, जो पॉजिटिव होता है वो हमेशा देता है और जो नेगेटिव होता है वो हमेशा लेता है, ठीक है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज है तो उसने अपने ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाला, और नेगेटिव चार्ज कोई होगा तो वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर लेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर अपने अंदर समा लेगा, है ना? तो बेसिकली अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और नेगेटिव ने ले लिया, ठीक है? ये निकाला, ये ले लिया, ऐसे करके एक साइकिल बनता है। और ये हमने बना दिया कुछ नहीं, एक डाइपोल। बट ये तो कहानी कब की थी, जब चार्ज रेस्ट पे थे। अब मैं तुमसे बोलूँ, इस चार्ज को तुमने दौड़ा दिया, इस चार्ज को तुमने एक धक्का लगाया, इस चार्ज को तुमने खदेड़ा। अब खदेड़ते कैसे हैं हम इलेक्ट्रिसिटी में? वोल्टेज लगा करके, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगा करके। अगर मैंने बोला इस चार्ज को तुमने एक लगाया ईएमएफ, ईएमएफ का मतलब क्या? ईएमएफ का भैया मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो नाम से इसका काम समझ में आ रहा है, एक ऐसा फोर्स जो मोशन करवाएगा किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो ये क्या है, एक प्रकार का खदेड़ है। ईएमएफ है क्या भाई, खदेड़ने वाला चीज़ है। तो ये क्या करेगा, इस चार्ज को खदेड़ेगा। अब खदेड़ता है, या मैं बोलूँ एक चार्ज जब मूव करता है तो उसी को तो आप करंट बोलते हो। जैसे मानो भाई, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझो, जैसे आपका ये मटेरियल है, ठीक है? ये आपके घर का कॉपर का तार का टुकड़ा है ना? आपके घर का कॉपर के तार का टुकड़ा है। अब इस कॉपर के तार के टुकड़े के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि सिंस ये एक मेटल है। तो मेटल्स में क्या होता है ना, मेटल्स में अगर आप देखेंगे तो एक यूनिट स्क्वायर में, है ना, एक स्क्वायर यूनिट में 10⁻28 नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब सोचो 10⁻28, 1 करोड़ जो होता है वो 10⁻7 होता है। 10⁻28, मतलब समझ रहे हो कितने बड़ा नंबर है ये, है ना? इट इज़ समथिंग वेरी बिग नंबर। तो इतने से एरिया में, एक स्क्वायर यूनिट के एरिया में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने सिर्फ एक स्क्वायर यूनिट की बात करी है। अब अगर मैं तुमसे बोलूँ, तुमने क्या किया, इस तार में तुमने एक लगा दिया ईएमएफ। क्या लगा दिया, एक ईएमएफ, मतलब क्या, बैटरी लगा दी। बैटरी क्या देता है भैया, ईएमएफ देता है, धक्का देता है, ठीक है? जैसे ही तुमने इसमें बैटरी लगाई तो बैटरी का मान लो ईएमएफ था ई, ठीक है? ईएमएफ था ई, इसको वोल्टेज भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है, बैटरी के पॉजिटिव से, ये बैटरी का नेगेटिव यहाँ पर है, तो बैटरी के पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव तक एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड करती क्या है आपकी? इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एक फोर्स का जन्म देती है, और जो फोर्स होता है
वो कितना होता है, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जो भी चार्ज है उस पर कितना फोर्स लग रहा है वो बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और उस चार्ज की वैल्यू क्या है। देखो तो फोर्स कितना आएगा, अब हम इलेक्ट्रॉन के फोर्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताओ मुझे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो ये नेगेटिव क्या दर्शा रहा है, फोर्स होगा इधर। मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स यहाँ लगना चालू हो जाएगा। हाँ भैया, हर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स यहाँ लगना चालू होगा और ये सारे इलेक्ट्रॉन में लगा, मैंने तो सिर्फ यहाँ 3 दिखाया, हर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स डायरेक्शन में लगना चालू हो गए। तो क्या अब चार्ज खदेड़ गए, यहाँ देखो चार्ज रेस्ट में थे, अब चार्ज मोशन में आ गए। चार्ज को तुमने खदेड़ दिया, हाँ भैया भेड़ बकरी है चार्ज, चार्ज को हमने खदेड़ दिया, कुत्ते हैं चार्ज, खदेड़ दिया हमने चार्ज। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भाई आपका ये हुआ कि ये जो चार्ज था, ये जो चार्ज था अब आ गया मोशन पे, अब आ गया चार्ज मोशन पे। और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबल आपने लगाई ना, स्टेबल की बात कर मतलब क्या, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, 5 का धक्का लगाया, ऐसा नहीं किया तुमने कि 5 का भी लगा रहे हो फिर 20 का धक्का लगा रहे हो, कांस्टेंट धक्का लगाया। ये जो चार्ज है ना ये यूनिफॉर्म मूव करता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब समझते हो, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो अब समझो हुआ क्या, सबसे पहले हमने देखा था जब चार्ज रेस्ट में था तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा था। अब जब चार्ज मोशन में होता है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालेगा ही निकालेगा, क्योंकि चार्ज की तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। बट यहाँ पर एक चीज़ और निकालता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब वो समझना कैसे, समझो। तो मैंने आपको क्या पॉइंट बोला, सबसे पहले मैंने आपको ये पॉइंट बोला भाई कि जब चार्ज कहाँ पर होता है, रेस्ट पे होता है, तो मुझे बता दो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली आएगी। ओनली का मतलब क्या, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। बट जब मैंने बोला जब चार्ज मोशन में होता है तो मुझे बता दो क्या क्या होगा। और स्पेसिफिकली बात करूँ कौन सा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन पे होता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसको धक्का कॉन्स्टेंट लग रहा है। ऐसा समझो कि तुमने एक अपना कुत्ता पाल के रखा है और वो कुत्ता ऐसा है कि जब भेड़ बकरी बाहर निकली तो खदेड़ के घर के वापस लेके आएगा। बट वो खदेड़ेगा कैसे, सबको यूनिफॉर्मली खदेड़ेगा, एक जैसा खदेड़ेगा। या मैं बोलूँ तो ऐसा खदेड़ेगा कि एक साथ सब घर में आ जाए, कॉन्स्टेंटली खदेड़ेगा। और मान लो 2 कुत्ते अलग अलग पाल लिए तुमने, एक दिन क्या किया, एक दिन तुमने एक कुत्ता छोड़ा तो सबको कॉन्स्टेंटली लेकर के आया। अब दूसरे दिन तुमने 5 कुत्ते छोड़ दिए तो यूनिफॉर्मली हो जाएगा ना, सॉरी यूनिफॉर्मली बोल रहा है ना, मतलब ऐसा हो जाएगा कि भाई आपकी भेड़ बकरी कभी जल्दी भाग रही है कभी धीरे भाग रही है, समझ रहे हो क्या होगा, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। हाँ भैया नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो बस मैं यहाँ पर इतना बताना चाह रहा हूँ कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब चार्ज मोशन पे होता है तब क्या होता है भैया, मुझे बता दो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनती है प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है। चलो मैं अच्छे से लिखता हूँ, मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, फिर प्लस ये एक और चीज़ बनती है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब ये देखते हैं चीज़ कैसे बनती है। अब ये भैया तुमको किसने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है, भैया आप कैसे बोल रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है। तो भैया हमारे थे एक ऑरस्टेड बाबा, एक थे ऑरस्टेड बाबा, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसका नाम था ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। और ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये कहा था कि जब कभी एक करंट एक कंडक्टर मूव करता है, कंडक्टर मतलब क्या, तार का टुकड़ा में एक करंट बहाया आपने, करंट का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन बहाया, तो वो जब इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं ना तो उसके चारों ओर एक फील्ड बनती है, मैग्नेटिक फील्ड। अब उन्होंने कैसे बोला था, एक मैग्नेटिक नीडल लेकर के आया और जब उन्होंने क्या किया, मान लो एक तार का टुकड़ा है, इसमें करंट बह रहा है, तो उन्होंने मैग्नेटिक नीडल लेकर के आया और इसके पास ला कर रखा। अब वो देख रहे हैं ना ये नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट कर रही है। डिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, अपनी पोजीशन ऐसे ऐसे चेंज कर रही है। अब वो क्यों कर रही है, क्योंकि वो मैग्नेटिक नीडल है और एक मैग्नेटिक नीडल सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड से ही चेंज होती है अपनी पोजीशन। हाँ, तो यही एक्सपेरिमेंट था ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। और ऑरस्टेड बाबा ने ये बता के भग गए, कहाँ भग गए, भगवान के पास भग गए भैया, भगवान के पास चले गए। फिर आते हैं आगे चल के, कौन आते हैं भैया, फिर आते हैं अपने 2 अलग अलग साइंटिस्ट, एक थे भैया बायोट और दूसरे थे सेवर्ट। उन्होंने क्या बताया कि भैया मैग्नेटिक फील्ड तो बन गई, बट कितनी बनी, कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनी। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि मान लो एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर में करंट चल रहा है, तो इस करंट की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनी, अमाउंट कितना बना, उसके बारे में बताया किसने, बायोट सेवर्ट ने। तो पॉइंट क्या था, फील्ड के बारे में कौन बताया था, ऑरस्टेड के। फील्ड का मैग्नीट्यूड के बारे में कौन ने बताया, बायोट सेवर्ट ने। पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको हम किससे दर्शाते थे, हमेशा देखो मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से दर्शाते थे। एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है भैया, क्योंकि एक डायरेक्शन होती है। समझ के देखो, अगर एक फुटबॉल है तो मैंने बोला था फुटबॉल से अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रहा होगा, तो एक डायरेक्शन है, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी से और उसके ऊपर वेक्टर लगता है। मैग्नेटिक फील्ड को एम से नहीं दर्शाते हैं, क्यों, क्योंकि वो मैग्नेटाइजेशन फोर्स होता है।
आगे चलेंगे कभी मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे या फिर अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ोगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो वहाँ मैग्नेटाइजेशन फोर्स बहुत भर भर के है। बट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का मतलब बी, और वेक्टर क्यों है भैया, क्योंकि उसका एक डायरेक्शन होता है, अभी हम देखेंगे क्या डायरेक्शन होता है। ठीक है, चलो तो अब आप मैंने क्या बताया, ये जब मोशन में है, ये चीज़ के बारे में आपको किसने बताया था, ये बताया था आपको ऑरेस्टेड ने। किसने बताया था, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में आपको ये चीज़ बताई थी। क्या चीज़ बताई थी कि जब कभी भी एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है एक कंडक्टर में, या फिर कंडक्टर में करंट मूव करता है, तो बनती है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। और ये ऑरेस्टेड बाबा ने बता करके चले गए। ठीक है, अब आता है अपना मेन लॉ चालू, डेट इज बायोट सैवर्ट लॉ। तो बायोट सैवर्ट ने क्या बताया था, देखो बायोट सैवर्ट कोई एक इंसान नहीं, सबसे पहले बायोट अलग सैवर्ट अलग, दो लोगों ने मिलकर काम किया और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि भैया एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। देखो ये क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। सीसीसी का मतलब क्या, करंट कैरिंग कंडक्टर, एक ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट कैरी कर रहा है। ठीक है, लिख दूं क्या, हाँ भैया लिख दूं। चलो देखो ये मैंने क्या बोला, दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर, दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर। ये क्या होता है भैया, एक ऐसा कंडक्टर होता है, एक ऐसा चालक होता है, कॉपर का तार का टुकड़ा, एल्यूमिनियम का टुकड़ा, गोल्ड का टुकड़ा, सिल्वर का टुकड़ा, कुछ भी हो सकता है, जिस पे आप करंट चला रहे हो उसको आप बोलते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर। ऐसे समझ के देखो, तुम्हारे घर में बल्ब होता है, हाँ भैया बल्ब होता है, तो बल्ब को तुम सॉकेट में जब जोड़ते हो तो उसमें तार होता है, वही होता है करंट कैरिंग कंडक्टर। एक ऐसा कंडक्टर जो करंट कैरी कर रहा है। अगर तुम ये चीज़ करके भी देख सकते हो, तुम अपने क्या करना, बल्ब लेकर के आना, उसको तार से जोड़ना अपने प्लग में। ठीक है, अब एक मैग्नेटिक नीडल खरीद करके लाना, ठीक है, जो मैग्नेटिक फोर्सेस को दर्शाती है, मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती है। तो क्या करना, उस वायर के पास में मैग्नेटिक नीडल को लेकर के आना, देखना वो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट करती है, करके देख लेना घर में, है ना, जो अरेस्टेड बाबा ने करके चले गए थे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे। हमारा पॉइंट क्या था भैया, कि बायोट सावर्ट लॉ ने क्या बताया था, अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड बी कितनी होगी, बी एट पॉइंट। इसके बारे में किसने बताया था, इसके बारे में हमें बताया था किसने, बायोट सावर्ट ने। ठीक है, इसके बारे में हमने किसने बताया था, बायोट सावर्ट ने। चलो अब यहाँ पर हम सबसे पहले कुछ कॉमन सी बातें करते हैं, फिर हम बायोट सावर्ट लॉ चालू करेंगे। कॉमन सेंस के हम जनरली ना हमारे अधिगम लर्निंग में या फिर हम बात करें तो 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट सीरीज में हम करते क्या हैं, हम कॉमन सेंस से हर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ पर भी हम सिंपल से कॉमन सेंस की बात करते हैं। ठीक, मुझे एक बात बताओ, जब करंट चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। मैंने बोला जब करंट चलता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो मैग्नेटिक फील्ड बनने का रीज़न करंट था। ठीक है, तो क्या मैं तुमसे बोलूं, कॉमन सेंस की कहानी है ना, अभी है ना, अभी बायोट सावर्ट चालू नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कॉमन सेंस वाली बात कर रहे हैं, हम सिर्फ कॉमन सेंस वाली बात कर रहे हैं। मुझे एक बात बताना, सिंपल सी एक बात बताना, है ना, कॉमन सेंस की एक बात बताना। पहला पॉइंट मैं तुमसे पूछूं, अगर मैं इस बात करूं इस मैग्नेटिक फील्ड की, तो मुझे एक बात बताओ, जितना ज़्यादा करंट होगा क्या मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा होगी। सोच के देखो, मैग्नेटिक फील्ड बन क्यों रही थी, करंट की वजह से। तो मैं बोलूँ करंट जितना ज़्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा। हाँ भैया, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगी, हाँ भैया बिल्कुल होगी। अब मुझे एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड तुम कहाँ निकाल रहे हो, देखो समझो, जैसे मैंने बोला करंट ये है, इस वायर में करंट चल रहा है, तो ये हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। आगे चल के हम देखेंगे एक्चुअली बनाती कैसे है। जैसे मान लो करंट ऐसा बह रहा है, तो तुम क्या करो, अपने जो थंब है, राइट हैंड थंब, उससे करंट को पकड़ो। मतलब करंट ऐसे जा रहा है तो उसको ऐसे पकड़ो और वायर को पकड़ लो ऐसे। तो जो आपकी कर्लिंग फिंगर्स होती है ना, ये हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताती है। जैसे मैंने बोला करंट ऊपर जा रहा है तो तुम क्या करोगे, ऐसा हाथ लाओगे और उसको पकड़ोगे। अगर करंट नीचे जा रहा होगा तो मैं थंब को नीचे लेकर के जाके ऐसा पकड़ता। अभी करंट ऊपर जा रहा है तो मैंने ऐसे ले जाकर के पकड़ा और मैंने देखा ये जो कर्लिंग फिंगर है ये हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है। जैसे अगर आपके तरफ करंट आ रहा है, देखो अब मैंने तुमसे बोला, मैंने ऐसा पकड़ा, अब किसी ने पूछा इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, देखो ऐसे जब मैंने पकड़ा तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आ रही है, हाँ भैया। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, देखो ऐसे 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 ऐसे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, ऐसे इधर, इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, ऐसे इधर इधर इधर। तो हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग है। ठीक है, फिर आप आगे चल के ये भी देखोगे कि जितना ज़्यादा ये पास होता है ना, अगर मैं बात करूँ
ये वाला हमने रेडियस माना, ये वाला रेडियस, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी। फिर हमने ये वाला रेडियस माना तो मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि ये तार का टुकड़ा है, इसके पास में ज़्यादा तेज मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी कि दूर मैग्नेटिक फील्ड तेज बन रही होगी? ये तो कॉमन सी बात है कि भाई पास में ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी और दूर मैग्नेटिक फील्ड कम बन रही होगी। तो क्या मैं कॉमन सेंस से बोल सकता हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, जिस भी पॉइंट पे हम बात कर रहे होंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ये तो कॉमन सेंस वाली बात थी, ठीक है भैया, आपने कॉमन सेंस से ये 2 पॉइंट लिख लिया। अब चालू करते हैं बायोट-सैवर्ट लॉ। अच्छा, बायोट-सैवर्ट लॉ से चालू करने से पहले ये जो बेसिक थ्योरी थी ये एक्चुअली मैंने बहुत बेसिक बताया, क्यों? क्योंकि आपको फील आ जाना चाहिए कि करंट क्या होता है, ठीक है। तो दिस इज नॉट समथिंग विच इज रिलेटेड टू बायोट-सैवर्ट, ठीक है। आपको लिखना क्या है भैया, चार्ज जब रेस्ट पे होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जब चार्ज मोशन पे होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाता है। थोड़ा सा और इसको डिस्कस करते हैं। देखो, अगर मैं कंडक्टर की बात करता हूँ तो कंडक्टर के अंदर हमेशा क्या इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? हाँ भैया, हमेशा ही हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, हमेशा, चाहे तुमने उसको कहीं कनेक्ट किए हो चाहे ना कनेक्ट किए हो। अगर ये कंडक्टर है तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होकर ही रहेंगे, ठीक है भैया। अब जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगी? हाँ भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगी, ठीक है। तो ये पहला केस क्या था, जब मैंने वोल्टेज को जीरो रखा। यहाँ पर देखो मैं क्यों बता रहा हूँ, ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जहाँ पर लोग फंसते हैं, है ना, बट आपको अधिगम लर्निंग में ये सब चीज़ फील करके चलना है। अगर मैंने आपसे बोला वोल्टेज जीरो है, वोल्टेज जीरो होने का मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब क्या? करंट जीरो है। और अगर करंट जीरो हुआ तो क्या आप बोल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगी? हाँ भैया। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी? नहीं भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जीरो होगी? अगर चार्ज है तो चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होकर ही रहेगी। देखो, चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ऐसे समझो, जैसे तुम एक इंसान हो तो तुम्हारा कुछ वजन होता है, तुम्हारा कुछ वेट होता है, वैसे ही हर एक मास का, तुम एक मास ही तो हो ना, हर एक मास का इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। कभी ऐसा देखा है तुमने? कई बार हम पर्दे वर्दे को रगड़ते हैं, किसी इंसान को जाके छूते हैं तो चट से आवाज़ आती है। वो क्यों होता है? क्योंकि तुमने चार्ज उस समय ग्रहण कर लिया, तुम्हारी बॉडी ने चार्ज एक्वायर कर लिया था। हमेशा जनरली हम न्यूट्रल रहते हैं। न्यूट्रल क्यों रहते हैं? क्योंकि तुम्हारी बॉडी ग्राउंड से कॉन्टैक्ट में रहती है। तुमने तो कोई चार्ज बना भी लिया ना तो वो ग्राउंड के थ्रू अर्थ में चले जाता है। बट हमने जब चप्पल पहना और भैया किसी पर्दे को ऐसे रगड़ा, बढ़िया रगड़ा, 5-7 मिनट रगड़ा, या चेयर में बैठ गए चप्पल पहन के और किसी ने पीछे से कपड़ा मारते गए मारते गए मारते गए मारते गए, जाकर छू के देखना, चट्ट से आवाज़ आएगी, चार्ज आपको दिखेगा। ऐसे जब आप करोगे ना तो चट्ट से, वो क्या है, आपने उस समय चार्ज को एक्वायर कर लिया। एक्वायर किया नहीं, एक्वायर एक्चुअली में नहीं किया, वो चार्ज ट्रांसफर बस होता है। बस आप यहाँ पर ये समझो कि पहला केस क्या था, जब कोई भी वोल्टेज नहीं लगाया आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनी तो करंट नहीं आया, करंट नहीं आया तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं आई, बट इलेक्ट्रिक फील्ड थी उस समय यहाँ पर, ठीक। दूसरे केस में हमने क्या किया? दूसरे केस में कुछ नहीं किया भैया, एक कंडक्टर लिया, यही कंडक्टर, इसमें करंट बहा दिया। जब करंट बहा तो मुझे एक बात बता दो, करंट क्यों बहेगा? सबसे पहले करंट क्यों बहेगा? क्योंकि आपने वोल्टेज अप्लाई किया, तो वोल्टेज जीरो नहीं होगा, ठीक है। वोल्टेज अगर जीरो नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी भैया? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो करंट आया, करंट आया तो क्या मैग्नेटिक फील्ड आ गई? हाँ भैया, मैग्नेटिक फील्ड आ गई। तो चलो ये 2 पॉइंट आप लिख लोगे, सिंपल सा है ना, फील आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। कैसे लिखोगे? ये पूरा लिखोगे, ठीक है। और एक कॉमन सेंस वाला भी लिखना। क्यों लिखोगे भैया? क्योंकि अभी हम बायोट-सैवर्ट लॉ को चालू तक नहीं किए हैं। अच्छा, 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट सीरीज में हर एक वीडियो में आप फील करोगे कि हम कभी भी टॉपिक को वहाँ से नहीं उठाते जहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा। वी ऑलवेज पिक द टॉपिक फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। आज भी आप देख रहे हैं कि मुझे बायोट-सैवर्ट लॉ पढ़ाना था, बट आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम द चार्ज जब रेस्ट पे होता है। मैंने बताया करंट कैसे मूव करता है, मैंने बताया 2 फिनोमिना, डेट इज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के 2 केसेस। फिर हमने बेसिक कॉमन सेंस लगाया कि भैया कंडक्टर में अगर मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी तो वो करंट के प्रोपोर्शनैलिटी से आ रही थी, और एक कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड आ रही है तो जितना डिस्टेंस बढ़ रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। तो फटाफट नोट करो, और जैसे ही आप नोट करोगे हम चालू करेंगे अपना बायोट-सैवर्ट लॉ। एक्चुअली बायोट-सैवर्ट लॉ है क्या? अरे कुछ नहीं है, ये कॉमन सेंस जो हमने लिखा ना, आपने आधे से ज़्यादा बायोट-सैवर्ट लॉ तो पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे, जो मैथमेटिकल बायोट-सैवर्ट लॉ है, जो एक्चुअली में है, कुछ पैरामीटर्स और होते हैं, उसको इनकलकेट करेंगे और हम कर जाएंगे, ठीक है। तो फटाक से नोट करो और अंटिल देन फिर हम मिटाते हैं उसको।
हाँ भाई, नोट हो गया क्या? तो फटाफट हम मिटा लेते हैं और अब हम चालू करते हैं अपने बायोट-सैवर्ट लॉ को। देखो बायोट-सैवर्ट लॉ बेसिकली अगर आप देखोगे तो वो कर क्या रहा है। बायोट-सैवर्ट लॉ आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है कि भैया उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। मैग्नेटिक फील्ड तो बता के चले गए थे ऑरस्टेड बाबा ने कि भैया मैग्नेटिक फील्ड बनती है, बट बनती कितनी है, तुम पिट के आए हो तो कितना पिट के आए हो वो बताता है। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, या फिर सॉरी मैं बोलूँ मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो बायोट-सैवर्ट लॉ। ठीक है, ऐसे ही अगर ना जब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, जब हमने कूलम्स लॉ को पढ़ा था, तो कूलम्स लॉ आपको क्या बताता है? कूलम्स लॉ ये बताता है कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स कितना लगता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, वैसे ही बायोट-सैवर्ट लॉ क्या बता रहा है, द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये दोनों अभी हम आगे चल के देखेंगे, कंपेरिजन करेंगे कि बेसिकली दोनों क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, चलो देखते हैं, चालू करते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है? बायोट-सैवर्ट लॉ। पेन कहाँ गया भैया? पेन कहाँ गया? पेन कहाँ गया? अरे पेन ही गायब हो गया यार। ओ जेब में रखा है चलो आ जाओ आ जाओ। तो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है भैया बायोट-सैवर्ट लॉ। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है बायोट-सैवर्ट लॉ। व्हेन आई वाज चाइल्ड लाइक यू, मुझे ये लॉ बहुत पसंद था। क्यों? क्योंकि ऐसा पहला लॉ था ना जिसको मैं बहुत अच्छे से फील कर लिया था। तो ये लॉ मुझे बहुत पसंद था भाई, बहुत ज़्यादा। चलो देखते हैं क्या है। देखो मान लो एक तार का टुकड़ा है, मान लो कि हमने तार का टुकड़ा, ठीक, इस तार के टुकड़े में करंट बह रही है आई। ठीक है, अब जैसे ही इस तार के टुकड़े में करंट बहेगी तो मुझे बताओ ये क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अभी हम देखते हैं कैसे और कितनी। ठीक, अब मैंने बोला तुमको इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना है, इस पी पॉइंट पे। ठीक, अब भैया सबसे पहली बात ये आती है, क्या हम इतने बड़े करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे? नहीं भैया। आप क्या करोगे? आप इसके छोटे छोटे टुकड़े करोगे, छोटे 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 टुकड़े। अब टुकड़े कैसे करोगे? आप निकालोगे एक आपका करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट का मतलब क्या होता है? देखो समझा, ये आपने माना है डीएल करंट एलिमेंट। अब समझना, इसको मैंने करंट एलिमेंट क्यों बोला? क्योंकि इस कंडक्टर में करंट बह रहा है और इसकी अगर आप डायरेक्शन देखोगे ना तो मैंने करंट की डायरेक्शन पे लिया है। तो ये जो डीएल है, सबसे पहला पॉइंट, ये जो डीएल है ये है क्या? दिस इज डीएल वेक्टर है, ये है क्या? डीएल जो है ये है करंट एलिमेंट। ये क्या है भैया? दिस इज करंट एलिमेंट। बट ये एक्चुअली में ये है क्या? दिस इज अ लेंथ। एक मैंने लेंथ मान लिया छोटी सी डीएल, और मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे छोटे 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 बहुत सारे टुकड़े लूँगा और उसको आखिरी में चाहो तो इंटीग्रेट कर दूँ। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, एक छोटे से टुकड़े की मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसका ये क्या है भैया? इसका हेड है, ये इसका टेल होता है। ठीक है, ये इसका हेड है, इसका टेल है। तो आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर लाइन ली और ये मिला दिया यहाँ पर। देखो, तो इस पर्टिकुलर ओ पॉइंट से इस पॉइंट की पोजीशन को आप बोले पोजीशन वेक्टर, या मैं बोलूँ तो ये डिस्टेंस कितनी है? आर है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आर है। समझना, एक पॉइंट की पोजीशन होगी तो पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में? इस ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में। दिस इज पोजीशन ऑफ अ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, और उसका जो वेक्टर होता है वो रिप्रेजेंट करते हैं हम इस आर वेक्टर से। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी है? आर है। ठीक, अब आते हैं भैया हमारे कौन से? बायोट-सैवर्ट ने। तो बायोट-सैवर्ट ने मिल करके क्या क्या बातें करी? देखो, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या निकाल रहे हैं भैया? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं बी। बट मुझे एक बात बताओ, क्या हम पूरे कंडक्टर की निकाल रहे हैं? नहीं, हम एक स्मॉल छोटे से एलिमेंट की निकाल रहे हैं। तो मैं क्या इसको डी भी लिख दूं? देखो डी क्या होता है? डी का मतलब होता है स्मॉल। यहाँ एल लेंथ थी, मान लो पूरा एल लेंथ का था, तो डी एल क्या होगा? छोटी सी लेंथ। तो डी बी क्या होगा? छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, छोटे से लेंथ की वजह से। ठीक है क्या? हाँ, तो बायोट-सैवर्ट का पहला नियम क्या था, या मैं बोलूँ बायोट और सैवर्ट ने मिलकर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला था? इन्होंने बोला कि ये जो डी बी है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये किस पे डिपेंड करेगी? इसमें जितना करंट बह रही है, इसमें जितना करंट बह रहा है। मुझे बताओ करंट कितना बह रहा है इस एलिमेंट में? अगर इस पे आई बह रहा है तो सेम करंट भी तो इसमें बह रहा है। तो जो डी बी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अब करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अब देखो डी बी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अभी हम देखेंगे इसका डायरेक्शन कहाँ होता है। एक वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन होता है, वो कहाँ पर होता है अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट था। अब मुझे एक बात बताओ, अगर
जितना पास ये P इस DL के उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, अभी P इतना दूर है तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इस P को मैंने यहाँ कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। हाँ भैया, तो सेकंड पॉइंट उन्होंने बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। हमने कॉमन सेंस में देखा था कि सिर्फ ये डिस्टेंस में था, अभी इन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये देखा कि स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम होता है। ठीक है भैया, थर्ड पॉइंट क्या बोला इन्होंने? थर्ड पॉइंट सिंपल से इन्होंने ये बोला कि भैया अभी आपने इस DL लेंथ की वजह से बताया, जब आप इस पूरे कंडक्टर को उठाओगे तो उस कंडक्टर की वजह से यहाँ पर आएगी। तो मुझे एक बात बताओ, इस टुकड़े की वजह से कुछ आया, अगर टुकड़ा बड़ा होगा तो कुछ आएगा, मतलब कुछ बढ़ जाएगा, और पूरा कंडक्टर उठाओगे तो कुछ और बढ़ जाएगा। तो मैं क्या बोल दूं, ये जो DB है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL, मतलब इस L में जितना करंट जा रहा है इस लेंथ में कितना करंट है, कंडक्टर कितना बड़ा है, उसमें उस पे भी प्रोपोर्शनैलिटी आएगी इस मैग्नेटिक फील्ड की। हाँ भैया आएगी। ठीक है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, अगर आप देखेंगे तो ये DL वेक्टर कुछ यहाँ जा रहा है और P वेक्टर या फिर मैं R वेक्टर बोलूँ तो कुछ यहाँ आ रहा है, और इन दोनों के बीच में एक एंगल आ रहा है जिस एंगल को मैंने बोला थीटा। अब यहाँ पर थीटा क्या है? थीटा कुछ नहीं है, इट इज एन एंगल बिटवीन, क्या है भैया? एंगल बिटवीन किस किस के बीच में एंगल है? DL वेक्टर एंड R वेक्टर। अब देखो DL वेक्टर और R वेक्टर के बीच में जो भी एंगल है इसको आपने थीटा माना। ठीक है, तो साइंटिफिकली सॉरी बायोट सेवर्ट ने मिल करके ये प्रूव किया कि ये जो DB है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के एंगल के साइन के। मतलब जो भी एंगल होगा उसका आप साइन ले लो, तो ये DB, ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन रही होगी ये इस एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है। और इन चारों को मिला दो, जैसे ही आपने इन चारों को मिलाया तो क्या होगा? तो DB आप बोलोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? बताओ, ये होगा I, फिर आप लिखोगे DL जो कि वेक्टर है, ठीक है, साइन थीटा अपॉन बताओ कितना? R स्क्वायर। अभी कांस्टेंट लगा है, सॉरी प्रोपोर्शनैलिटी लगी है, तो प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम अलग करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट कितना आएगा भैया? तो आप बोलोगे DB वेक्टर इज इक्वल टू, देखो वेक्टर को कभी डैश भी बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ये एक प्रकार का नोटेशन होता है, मतलब दोनों का सेम होता है। ठीक है, जैसे ही आपने ये अलग किया तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी आया, कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी जिसकी वैल्यू होती है K, और आपने क्या लिखा? ये लिखा आपने IDL वेक्टर साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो ये होता है आपका बायोट सेवर्ट लॉ। अच्छा भैया K की वैल्यू कुछ होती है? हाँ भैया K की वैल्यू होती है, देखते हैं क्या होती है। ठीक है, तो K की वैल्यू क्या होती है? देखो, तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपने तार के टुकड़े को पानी में रखा तो तार से करंट बहा, मैग्नेटिक फील्ड बनी। मैग्नेटिक फील्ड या मैं बोलूँ कोई भी एक फील्ड एक स्पेस में बनती है, मतलब अगर मान लो ये तार का टुकड़ा हवा में था तो हवा में फील्ड बनी, तार का टुकड़ा पानी के अंदर तो पानी के अंदर फील्ड बनी। अगर यही तार के टुकड़े को आप ट्रांसफार्मर में एक कोर में बांध देते हो, मान लो लोहे में बांध दिया, तो लोहे के अंदर फील्ड बनी। मतलब अलग अलग मटेरियल के अंदर अलग अलग टाइप से फील्ड बनती है। भैया क्या बोलना चाहते हो? मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब आप एक मटेरियल को, सॉरी जब आप एक करंट कंडक्टर को एक स्पेस में रखते हो तो वो जो फील्ड बनाने की कैपेसिटी होती है या मैं बोलूँ तो कैपेबिलिटी होती है, वो अलग अलग होती है। ठीक है, और उसी कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है ये K। ठीक है, तो K को हम बोलते हैं क्या? K को कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 जिसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 क्या वैल्यू होती है? म्यू नॉट अपॉन 4 और SI सिस्टम में इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। क्या होती है? टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। अब ये टेस्ला वेस्ला क्या होता है देखते हैं। ठीक है, देखते हैं, टेंशन नहीं लेने का, बस इतना समझो। ये K क्या होता है? ये K एक ऐसा कांस्टेंट है, ये बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनी। अब यहाँ पर आया एक वर्ड म्यू नॉट। ये म्यू नॉट को हम बोलते हैं क्या? परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखो नॉट लगा है ना, इसका मतलब है फ्री स्पेस। अब समझो क्या है, अभी तुमने तार के टुकड़े को फ्री स्पेस में रखा, वैक्यूम में रखा, तो वहाँ कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनी होगी। इसी तार के टुकड़े को तुम पानी के अंदर डुबा के रखते तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनी होती। इसी तार के टुकड़े को तुम एयर में रखते जहाँ पर गैसेस वैसेस होती जो आयनाइज हो जाती है, तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनती। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हर एक मीडियम पे अलग अलग बनती है, और ये कौन बताता है? ये बताता है परमिएबिलिटी। ऐसा समझ के देखो, जैसे मैंने क्या किया, मैंने
मैंने बोला कि भाई तुम जाओ रनिंग करके आओ, तो तुम्हारे पास एक रास्ता था जहाँ पर रास्ता बहुत स्मूथ था, ट्रैक बहुत अच्छा था, तो तुम बोलोगे हाँ भैया मैं अच्छे से गया, दौड़ के आ गया। अब मैंने बोला तुम जाओ इस रास्ते से रनिंग करने, पर ये रास्ता बहुत ज़्यादा पहाड़ वाला टाइप का था, ऐसा ऊंचा स्लैंट टाइप का था, है ना, फिर ऊबड़ खाबड़ भी था, तुमको डिफिकल्टी ज़्यादा होगी, तो तुम बोलोगे भैया इस रास्ते में मुझे रनिंग करने में डिफिकल्टी कम हुई। और सेम चीज़ होती है परमेबिलिटी। देखो क्या होता है, परमेबिलिटी ये बताता है आपको कि एक मटेरियल कितने अच्छे से मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, कितने अच्छे से मटेरियल सपोर्ट कर रहा है टू स्टैब्लिश मैग्नेटिक फील्ड। तो परमिएबिलिटी क्या होता है, इट इज़ नथिंग, इट इज़ अ मेजर ऑफ मीडियम, इट इज़ अ मेजर ऑफ मीडियम टू स्टैब्लिश मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से समझना, मैग्नेटिक फील्ड को स्टैब्लिश करने का मेजर जो होता है एक मटेरियल का, उसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। अच्छा, सेम वर्ड आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, और वहाँ पर आपने पढ़ा था वर्ड क्या, परमिटिविटी। जब आप कूलम्स लॉ पढ़ते थे तो वहाँ बोलते थे क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता था भैया, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन था ना, ये था भाई परमिटिविटी। और वहाँ पर भैया आपने बताए थे कि ये परमिटिविटी क्या होता है, इट इज़ द अपोजिशन। समझ के देखो, एक चार्ज पार्टिकल तुमने पकड़ा, इसको तुमने पानी के अंदर डुबा के रखा है, एक चार्ज पार्टिकल पकड़ा तुमने हवा में छोड़ के रखा है, एक चार्ज पार्टिकल पकड़ा तुमने वैक्यूम में छोड़ के रखा। अब हर एक मीडियम में इस चार्ज ने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग तरीके से बनाई होगी। क्यों? क्योंकि उस मीडियम की वो प्रॉपर्टी थी भाई। सोच के देखो, चार्ज को पानी में तुमने डुबा के रखा है, मैग्नेटिक फील्ड बनाने में बाधा आई, ये परमिटिविटी वॉज द बाधा, ये परमिएबिलिटी वॉज द सपोर्ट, है ना, वॉज द सपोर्ट। ये परमिएबिलिटी एक मीडियम कितना सपोर्ट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड बनाने को, उसका मेजर है। और परमिटिविटी कितना अपोज कर रहा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का, उसका मेजर है। और दोनों में ज़मीन और आसमान का अंतर है भाई, ज़मीन और आसमान का अंतर है। ठीक है, तो क्या मैंने बताया था, इस परमिएबिलिटी का बेसिक मतलब बताया कि भैया मतलब क्या होता है। आप 12th तो पढ़ जाते हो, पर ये परमिएबिलिटी को कभी फील नहीं कर पाते हो। और परमिएबिलिटी तो फिर भी फील हो जाता है, परमिटिविटी कभी नहीं फील होता है। आज आपने फील किया कि ये परमिटिविटी क्या होता है। तो क्या करेंगे आप, ये होता है आपका बायोट-सेवर्ट लॉ ख़त्म। चलो इसके एक ही और वैल्यू डाल दो, तो देखो dV की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dV की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन, देखो k की वैल्यू डाल रहा हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कितना आ गया, ये आ गया IDL, है ना, साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत नहीं भैया? ठीक है, आ गया भैया। अच्छा, अब बात करते हैं, ये तो dB आया। अब dB होता क्या है भैया, इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर dB जब आप इंटीग्रेट कर देते हो तो पूरा का पूरा वैल्यू हो जाएगी। आपकी मर्जी, करना हो कर लो, बुक्स में नहीं दिया होता है, बट कोई मतलब नहीं है, कर सकते हो, आपकी मीनिंग होता है ना, कहाँ से 0 से लेकर के L तक इंटीग्रेट कर दोगे, वैल्यू हो जाएगी। चलो ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं कि हमने देख तो लिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड इतनी बन रही है, बट भैया डायरेक्शन का, अभी आप बोल रहे थे मैग्नेटिक फील्ड, जब आपने बताया था कि करंट, मान लो करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसा है, करंट ऐसी बह रही है, तो राइट हैंड में आप पकड़ते हो और इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आती है। ठीक है, अभी देखो ये चीज़ अप्लाई यहाँ करते हैं हम। ठीक है, करंट इधर कैरी कर रहा है, करंट को ऐसा पकड़ो। ठीक है, आपने जैसे ही इस थंब को आपने करंट के डायरेक्शन में लेकर गया और ऐसा तार को पकड़ा, मान लो तार ये है, ऊपर जा रही है, आपने ऐसा पकड़ा, देखो सबसे पहले मैंने ऊपर लेके गया था, हम क्यों, क्योंकि करंट यहाँ था, फिर मैंने तार को पकड़ा, जैसे ही मैंने पकड़ा तो ये जो कर्लिंग फिंगर्स हैं, ये बताती है आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो बताओ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कर्लिंग फिंगर कहाँ से आएगी, बताओ। देखो ये गई भैया, ये तो आप कर ही नहीं पा रहे हो, बट समझ के देखो, क्या ये अंदर जा रही होगी, देखो क्या ये अंदर जा रही होंगी ऐसे, क्या ये अंदर जा रही होंगी ऐसे, देखो ये थंब है, ऐसे पकड़ा मैंने, ऐसे पकड़ा, तो क्या इस पॉइंट पे अंदर जा रही है, हाँ भैया। और एक बात समझो, अब से आप साइंस के स्टूडेंट हो, देखो ये एक प्लेन है, ध्यान से समझो, है ना, यहाँ पर समझा रहा हूँ, ये आपका एक प्लेन है, मान लो ये आपका पेपर का टुकड़ा है। अब आपको इस पेपर के टुकड़ा में दो चीज़ बतानी है। पहली चीज़, आपको मान लो एक मैंने तीर छोड़ा इसके अंदर जाते हुए, तो कैसे बताओगे आप? जब आप तीर को अच्छे से देखोगे तो तीर का सामने वाला हिस्सा ऐसा होता है, ऐसा करके, बिल्कुल भैया। पीछे वाला हिस्सा क्या क्रॉस होता है? हाँ भैया। अरे ये वही तीर है जो अर्जुन चलाता था। ठीक है, तो आप जब तीर अंदर घुस रहा होगा तो तीर का पिछला हिस्सा देख पाओगे, हाँ भैया। तो जब तीर अंदर घुसता है तो हमको हमेशा पीछे का हिस्सा दिखता है, मतलब वो हमेशा क्रॉस से शो होगा। अब मुझे एक बात बताओ, जब यही तीर इस बोर्ड से बाहर आएगा और तुम ऐसे खड़े हो बढ़िया है, इस बोर्ड से बाहर
आ रहा है, तो तुम्हें तीर का पॉइंट नज़र आएगा, हाँ भैया, तो आप क्या बताओगे ऐसा। तो ये जो डॉट होता है ना, ये बताता है क्या, इट इज़ आउटवर्ड ऑफ द प्लेन। क्या बताता है, इट इज़ आउटवर्ड, है ना, आउटवर्ड ऑफ पेपर, पेपर के आउटवर्ड है भैया, हाँ। और जब ये क्रॉस होता है तो क्या बताता है, इनवर्ड, क्या बताता है, इनवर्ड ऑफ शीट ऑफ द इनवर्ड, है ना। जैसा बोलना हो बोल दो, ठीक है, आपको ये समझ में आया। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बता दो क्या होगा, क्या कर रहे थे भैया, ये आपका करंट एलिमेंट था, ऐसा पकड़ा मैंने, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अंदर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ हो गई, अंदर हो गई। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर हो गई। अच्छा, आपने यहाँ पर डायरेक्शन तो बता दी, अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की कोई डायरेक्शन भी होगी, कैसे निकालोगे डायरेक्शन। तो अगर आप ध्यान से समझोगे इसको एक और तरीके से निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, एक और तरीके से देखते हैं। क्या मैं बोल दूँ, आपने क्रॉस प्रोडक्ट समझा है, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है समझाते हैं आपको। एक डीएल वेक्टर यहाँ पर है, एक आर वेक्टर यहाँ पर है, देखो एक डीएल वेक्टर यहाँ पर है, एक आर वेक्टर यहाँ से है। आप क्या करो, डीएल क्रॉस आर करो, डीएल क्रॉस आर। डीएल क्रॉस आर का मतलब क्या होता है, आप अपना राइट हैंड लेकर के जाओ, डीएल पे लेकर के आओ, डीएल पे देखो ये आपका डीएल है, लेकर के आया और आर की तरफ जाओ ऐसे, और जो आपका थंब है ना वो आपको बताएगा कि भैया कहाँ जा रहा है आपका आने वाला वेक्टर। देखो डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, अगर मैं आर क्रॉस डीएल बोलता तो आर पे आते और डीएल में आते, तो आपका थंब बाहर आता। अभी क्या हो रहा है, डीएल क्रॉस आर में, डीएल क्रॉस आर कहाँ जा रहा है, इनवर्ट जा रहा है। देखो ध्यान से समझो, डीएल क्रॉस आर, तो क्या ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन के पैरेलल है, हाँ भैया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर तुमको डायरेक्शन निकालना है, अगर आपको डायरेक्शन निकालना है, अगर आपको डायरेक्शन निकालना है, अगर आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसका मतलब भैया आप कर सकते हो डीएल क्रॉस आर। क्या कर सकते हो, डीएल क्रॉस आर कर सकते हो, हाँ भैया डीएल क्रॉस आर कर सकते हो। या अभी मैंने एक और रूल क्या बताया था, इसको बोलते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। क्या किया था भैया आपने, ये किया मैंने, है ना, ये किया कंडक्टर, इसको पकड़ा, इसको एक्चुअली बोलते हैं कर्ल रूल, राइट हैंड कर्ल रूल बोलते हैं। स्क्रू रूल भी ऐसे ही होता है, राइट हैंड कर्ल रूल, है ना। और इसी तरीके को दूसरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, बोलते हैं राइट हैंड कर्ल रूल। क्या बोलते हैं, राइट हैंड कर्ल रूल बोलते हैं। अच्छा भैया, आप इसमें एक स्क्रू रूल, आपने अभी एक नाम लिया, देखो अगर तुम्हारे पास स्क्रू है और स्क्रू को कसना है सीधे हाथ से, तो क्या करोगे, स्क्रू पकड़ोगे, कसोगे। अगर स्क्रू को आप कस रहे हो, स्क्रू को आप कस रहे हो, समझना, डीएल से आर को कस रहे हो, डीएल से आर को कस रहे हो, तो स्क्रू अंदर जाएगा, क्या अंदर जाएगा। तो इसी को बोलते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड कर्ल रूल क्या है भैया, कंडक्टर को पकड़ा, ऐसे पकड़ा, ऐसा पकड़ा, ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ा, डायरेक्शन मिल गई। डीएल क्रॉस आर क्या है, डीएल में आर को पकड़ा, डीएल में आर को पकड़ा, तो डायरेक्शन आपको अंदर मिल गई। स्क्रू रूल क्या है, स्क्रू रूल कुछ नहीं है भैया, डीएल से आर में गए, बट स्क्रू कसते हैं ना वैसे ऐसे 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 कसते हो ना स्क्रू, तो स्क्रू जहाँ अंदर घुसता है, जहाँ अंदर घुसता है और अंदर अंदर ही घुसेगा, तो यहाँ पर अंदर वाली डायरेक्शन आ गई। तो राइट हैंड कर्ल रूल, और इसी को हम बोलते हैं, और क्या बोलते हो बोलो, बेसिकली बता दो जरा फटाफट, क्या बोलते हो, ये बोलते हो राइट हैंड स्क्रू रूल। क्या बोलते हो भैया, राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। क्या आपको मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन पे कैसे फाइंड करते हैं, ये फील आ गया, हाँ भैया। मैग्नीट्यूड आपने दे दिया, हाँ भैया। अच्छा एक चीज़ और देख लो, ये अभी जो लिखा है इसको हम बोलते हैं स्केलर फॉर्म। इस स्केलर फॉर्म का मतलब क्या, आपको ये मैग्नीट्यूड दिया, इसी को आप वेक्टर फॉर्म भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, 2 मिनट लगेगा, अपन ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ पर ड्राइव कर लें, चलो यहाँ पर ड्राइव कर लेते हैं, या फिर एक काम करो फटाफट ये नोट कर लो, उसके बाद हम ड्राइव करते हैं, डिराइव करते हैं इसका वेक्टर फॉर्म, ठीक है। फटाक से कैसे नोट करोगे, ये बायोट-सैवर्ट लॉ का डायग्राम बनाओगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ है। डीएल क्या होता है, डीएल होता है करंट एलिमेंट, बट एक्चुअली ये होती है लेंथ। अब करंट एलिमेंट जो होता है ना, वो ऑलवेज टेकन इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो करंट इधर जा रही है, ऐसे 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 जा रही है, तो करंट के डायरेक्शन में डीएल लेंगे। ऐसा नहीं करना कि डीएल नीचे ले लेना, नहीं भैया, डीएल इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट, ठीक है। चलो फटाफट लिखेंगे, फटाफट नोट करेंगे, बनाते जाएंगे। और यहाँ पर परमिएबिलिटी, एक बहुत स्टार मार्क लगा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर, आगे चल के आपको बहुत काम आएगा। परमिएबिलिटी होता क्या है, कुछ नहीं, एक मटेरियल कितने अच्छे से मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से गुजारने दे रही है, कितने अच्छे से स्टैब्लिश करने दे रही है, उसी का मेजर होता है क्या, परमिएबिलिटी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इट इज़ अ सपोर्टिंग नेचर, और परमिटिविटी क्या है, इट इज़ अ अपोजिंग नेचर। बट अपोजिंग नेचर इलेक्ट्रिक फील्ड
फील्ड का, सपोर्टिंग नेचर किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परमिएबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड में आती है, परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड में आती है। तो फटाफट नोट करेंगे। फिर उसके बाद हम वेक्टर फॉर्म को देखते हैं। फिर हम क्या करेंगे, ये परमिटिविटी और परमिएबिलिटी में एक रिलेशनशिप देखेंगे, है ना। फिर उसके बाद 2 न्यूमेरिकल करेंगे और फटाफट इस चीज़ को रैप अप करेंगे। चलो फटाक से नोट कर लो। हाँ भाई, हो गया क्या नोट? चलो फटाफट नेट में डालते हैं और उसको अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो तो भैया बायोट सेवर्ट फील हुआ क्या आपको, क्या होता है बायोट सेवर्ट लॉ? हाँ भाई फील हो गया। और अगर फील हो गया हो तो कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है बायोट सेवर्ट लॉ पढ़ के। और आपको कोई न्यू टॉपिक आपको पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट में बताओ कि हाँ भैया ये हमको टॉपिक पढ़ना है, वी विल ब्रिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक। चलो तो आते हैं किस पे। देखो ये था कौन सा फैक्टर, ये कौन सा बेसिकली टाइप था, ये था स्केलर फॉर्मेट में, मैग्नीट्यूड बता रहा था। अभी इसका वेक्टर फॉर्मेट निकाल के देखते हैं, ठीक है। अभी आपने देखा कि आपको अगर डायरेक्शन निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का तो कैसे निकालते हो, डीएल से और में आ जाते हो या फिर बोलो डीएल क्रॉस आर लेते हो, ठीक है। ठीक, अब इसी चीज़ को उसमें फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखो कैसे करोगे। आपने बोला मैग्नेटिक फील्ड डीबी जो होती है वो कितना होता है भैया, ये होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना। क्या हो गया, आई डी एल क्रॉस आइडियल सॉरी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है क्या? हाँ भैया यही होता है। अच्छा तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैंने बोला ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपनी जगह में, ठीक है। ये आई अपनी जगह में, मैंने क्या किया, डी एल वैक्टर था, इसको मैंने आर वैक्टर से डिवाइड किया, आर वेक्टर लिखा, मतलब बेसिकली आर वेक्टर ले लिया अपनी जगह में, क्रॉस नहीं लिया है ना, मल्टीप्लाई किया। और ये साइन थीटा अपॉन, देखो ये लिखा मैंने आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। देखो आर वेक्टर से डिवाइड किया, आर वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, क्या सेम चीज़ बन जाएगा? हाँ भैया सेम चीज़ बन जाएगा। अच्छा आप जानते हो कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या होता है भैया, ये होता है ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, है ना, इनटू साइन थीटा। क्या यही चीज़ होता है? हाँ भैया यही चीज़ होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन थीटा। तो क्या यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये लिखा है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। तो क्या ये डी एल क्रॉस आर लिखा है? हाँ भैया दिस इज डी एल क्रॉस आर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई अपनी जगह में था, क्या मैं इसको डी एल क्रॉस आर लिख दूँ? हाँ भैया डी एल क्रॉस आर। देखो ये डी एल है, ये आर है, ठीक है, अपॉन। अब देखो एक वेक्टर का जब आप स्क्वायर करते हो ना, एक वेक्टर का जब स्क्वायर करते हो तो एक्चुअली वो उसका मॉड का स्क्वायर के बराबर होता है। अब ये होता क्या है, एक प्रॉपर्टी होती है वेक्टर की, है ना। क्या होता है, देखो वेक्टर बेसिकली होता क्या है, वेक्टर का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर ओरिजिन से उसकी बेसिकली लेंथ क्या है ना। और जब आप इसका स्क्वायर करते हो तो एक्चुअली उसका डिस्टेंस निकालते हो ओरिजिन से। तो ये वही चीज़ लिखा है, वेक्टर का स्क्वायर का मतलब होता है उसके मॉड के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेक्टर का स्क्वायर था उसके मॉड के स्क्वायर के बराबर है। तो क्या मैं इसको वेक्टर आर का क्यूब लिख दूं? हाँ भैया वेक्टर आर का क्यूब लिख दूं। बस यही पर्टिकुलर पॉइंट था, कुछ नहीं। आप ऐसे समझो, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो ये आर स्क्वायर और एक आर मिला करके आर क्यूब बन गया, दैट इज खत्म। और ये बन गया क्या, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। और ये होता है वेक्टर फॉर्म ऑफ, क्या होता है भैया, दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ। ठीक, अब थोड़ा कुछ स्पेशल केसेस में आते हैं, ठीक है। देखो ये ज़्यादा नीड नहीं आएगा, नीड क्या है भैया, यही है। आपको जो ऊपर वाला पॉइंट था ये ज़्यादा नीडेड है और इस पॉइंट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करते रहना, ठीक। अब कुछ स्पेशल केसेस में आते हैं। सबसे पहला केस, अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक कंडक्टर है, ध्यान से समझना, ये आपका कंडक्टर है, इसमें करंट है ना। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तुमसे पूछा है मैग्नेटिक फील्ड, और ये डिस्टेंस आपको, ये डीएल लेंथ का आपने बोला था, ये डीएल वेक्टर करंट एलिमेंट है, और ये एंगल है बिटवीन द पॉइंट एंड द, सॉरी ये आर वेक्टर और डीएल के बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। अब मैं तुमसे पहली चीज़ बोल रहा हूँ, इफ़ अगर मुझे बताओ करंट की वैल्यू 0 हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कितना, देन मैग्नेटिक फील्ड कितना भाई। अगर इससे जाने वाली करंट 0, तो जब करंट नहीं होता है तो क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड होता है? नहीं। इससे भी देख लो, करंट 0 डालो तो डीबी की वैल्यू कितनी, 0, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 0 आ जाएगी, ठीक है। फर्स्ट केस जो है वो क्लियर हुआ। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जनरली कुछ स्पेशल केस बना रहे हैं, ठीक है, स्पेशल केसेस बना रहे हैं, ठीक। पहला स्पेशल केस क्लियर हो गया, हाँ भैया। अब अगर मैं तुमसे बोलूँ इस पी को उठाओ, इस पी को उठाओ और इसको शिफ्ट करो यहाँ पर, कहाँ पर भैया, यहाँ पर शिफ्ट करो। अब ये है क्या, ऐसे समझो कि ये मान लो वायर थी, ये वायर है और इसके एक्सिस में तुमने पुट किया, ये इसका
इसका एक्सेस होता है। ये वायर है और इस वायर की इसको बोलते हैं एक्सेस, ठीक है। तो आपने पी पॉइंट को उठाया, इस पी को उठाया और इस एक्सेस में लेकर के आया, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने बोला ये जो पॉइंट पी है कहाँ किया तुमने, इसको एक्सेस में डाला। तो मुझे एक बात बताओ, जब ये पॉइंट पी ये एक्सेस में आएगा तो ये एंगल कितना बन जाएगा, सोच के देखो। देखो पॉइंट पी यहाँ पर था, एंगल था थीटा, देखो ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया यहाँ पर। तो अब ये पॉइंट पी ये कितना एंगल बना रहा होगा, आपको 0 डिग्री फील हो रहा है, हाँ भैया थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। और जैसे ही थीटा की वैल्यू 0 हुई तो साइन 0 0, तो ये पूरा टर्म 0। इसका मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड कितना आ रहा है, 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या भैया, अगर ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर के आपने एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ ली, तो कितना भी करंट कैरी करे यहाँ पर उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। फील करके देखो, मान लो ये कंडक्टर है, आपके तरफ आ रहा है, आपकी आंखों से मिला करके आपके तरफ आ रहा है, कितना ही करंट कैरी कर ले, अगर मैं इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछूं, इस पॉइंट पे, यहाँ वहाँ कुछ नहीं, इस पॉइंट पे इस एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड पूछूं, इस थीटा 0 पे मैग्नेटिक फील्ड पूछूं, कितना, 0। क्या फील हुआ, हाँ भैया फील हुआ, ठीक है, बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पर आएगी, तो इस इक्वेशन पे वेरिएबल क्या है, थीटा। भाई थीटा ही तो वेरी हो रहा है, सोच के देखो, जितना अभी यहाँ 0 था, अब थीटा बढ़ा रहा हूँ तो क्या साइन थीटा बढ़ते जा रहा है, हाँ साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, 90 डिग्री पे। 0 पे 0 था, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, क्या इस पॉइंट पे, क्या मैं बोलूं, जब यहाँ पर 90 डिग्री पॉइंट बनाएगा, ये जो पॉइंट है 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या इस समय पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी, हाँ भाई मैक्सिमम होगी, सोच के देखो। और यही पॉइंट मैंने सबसे स्टार्टिंग में बोला था कि आपका मान लो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, आप इसको राइट हैंड कर्ल रूल लगाओ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो, ये पॉइंट क्या है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, इस पॉइंट पे फील्ड अपवर्ड है और सबसे मैक्सिमम है, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, थर्ड वाला पॉइंट आपका ये है कि जो पॉइंट है, अब आपने इसको क्या किया, पॉइंट को थीटा की वैल्यू 90 डिग्री डाली, तो क्या हुआ, बी जो आया वो बी मैक्स की फॉर्मेट में आ गया, मैक्सिमम फ्लक्स मिल गया, मैक्सिमम फील्ड मिल गई। क्या आपको तीनों स्पेशल केसेस फील हुए, हाँ भाई फील हुए। चलो, तो अगर फील हो गए हों तो हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब हम निकालने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन, फटाफट इसको नोट कर लेंगे पॉज करके, जब तक मैं यहाँ की चीज़ें रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी, मतलब परमिएबिलिटी और परमिटिविटी में क्या रिलेशनशिप होता है, या मैं बोलूँ तो पहले हम पढ़ते हैं कूलम्स लॉ, हमने पढ़ा था, और यहाँ पर हमने पढ़ा क्या, बायोट-सैवर्ट लॉ। इनके बीच में बेसिकली देखते हैं क्या सिमिलैरिटी है, ठीक है। चलो आओ देखते हैं, ठीक है। ये बना लेंगे आप, हाँ भाई ये हम बना लेंगे, ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ भाई अब, है ना। चलो, तो ये पॉइंट पर्टिकुलर पी था यहाँ पर, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर देखते हैं, अब टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम ये है भैया, क्या है टॉपिक का नाम, टॉपिक का नाम है, एक साइड हमने लिखा कूलम्स लॉ, एक साइड लिखा हमने कूलम्स लॉ, और एक साइड हमने लिखा क्या, बायोट-सैवर्ट लॉ, है ना, बीएस लॉ, बायोट-सैवर्ट लॉ, ठीक। चलो, अब कूलम्स लॉ क्या है भैया, कूलम्स लॉ क्या बताता है, सबसे पहले एक चार्ज दूसरा चार्ज, दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, इसके बारे में बताएगा कौन, कूलम्स लॉ। तो ये फोर्स कितना होता है, ये फोर्स जो आता है वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना होता है भैया, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। क्या ये डिस्टेंस कितना है, r², ठीक है। बायोट-सैवर्ट लॉ क्या बताता है आपको, बायोट-सैवर्ट लॉ बताता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर ने एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनाई, इस डीबी को कितना बनाया, ये मैग्नेटिक फील्ड बताता है कौन, आपका बायोट-सैवर्ट लॉ। क्या होता है बायोट-सैवर्ट लॉ भैया, बायोट-सैवर्ट लॉ डीबी जो होता है कितना होता है, बता दो जरा, ये होता है μ0/4 पाई आई DL साइन थीटा अपॉन r²। क्या फील हो रहा है, हाँ भैया। अब दोनों के दोनों लॉ, मुझे एक बात बताओ, क्या इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं, देखो क्या दोनों के दोनों चीज इनवर्स स्क्वायर को फॉलो कर रहे हैं, यस, ये दे बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। तो ये आपकी हो गई सिमिलैरिटी। अब कूलम्स लॉ में एक टर्म आ रहा है एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर एक टर्म आ रहा है म्यू नॉट। अब मैंने बताया था ये एप्सिलॉन नॉट जो होता है, या फिर मैं एप्सिलॉन की बात करूँ, एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं, तो ये होता है परमिटिविटी। क्या होती है ये, परमिटिविटी होती है, ठीक है। ये क्या होता है म्यू नॉट, म्यू नॉट जो होता है वो होता है परमिएबिलिटी। अब सबसे पहले
देख लेते हैं ये चीज़ क्या होता है। देखो, एक सिस्टम है, मान लो आपने एक मटेरियल लेकर के आया, आपने खोज लिया, एक मटेरियल खुद से बनाया। कैसे बनाया? पानी लिया, ग्लास लिया, सोना लिया, चांदी लिया, मिला मिलू के एक मटेरियल बनाया। अब उस मटेरियल के अंदर सबसे पहले तुमने चार्ज घुसेड़ा, तो जैसे तुमने चार्ज घुसेड़ा तो वो चार्ज मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना अपोज कर रहा है मटेरियल, ये बताएगा आपका परमिटिविटी। तो ये क्या बताता है? अपोजिंग नेचर बताता है। ठीक है, फिर आपने क्या किया, उसी में मान लो एक मैग्नेट घुसेड़ा, तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी उस मटेरियल के अंदर। तो वो मैग्नेटिक फील्ड को कितना सपोर्ट कर रहा है मटेरियल, ये बताएगा कौन? परमिएबिलिटी। तो ये क्या बताता है भैया? सपोर्टिंग नेचर बताता है। ठीक है, अब तुमने क्या किया था, एक ही मटेरियल में, एक सेम मटेरियल में चार्ज भी घुसेड़ा पहले, फिर मैग्नेट भी घुसेड़ा, और आपने अलग अलग रिस्पॉन्स देखा। अब हम क्या करते हैं, एक मटेरियल में, एक सेम टाइप के मटेरियल में चार्ज की प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी को रिलेट करते हैं। कैसे रिलेट करेंगे देखिए भैया, चलो मुझे एक बात बताओ, परमिटिविटी की वैल्यू कितनी होती है? परमिटिविटी की वैल्यू कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? तो आप बोलोगे भैया कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, ये कितनी होती है? ये होती है 9 × 10⁻⁹। अभी मैं यूनिट की ध्यान नहीं रख रहा हूँ, ठीक। फिर यहाँ कितनी वैल्यू होती है? आपने बताया था भैया μ0/4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻⁷ टेस्ला वेस्ला करके आपने यूनिट बताई थी, बट यहाँ पर आपको काम नहीं है उसका, ठीक। क्या करो आप यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालो, बता दो जरा कितना आएगा। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आएगी, ये आएगी 1/4 पाई इंटू, देखो 9 × 10⁻⁹ आएगी। हाँ भैया ये आएगी। यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू बता दो जरा कितना आएगा। ये कितना आएगा? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। किस किस को भैया? म्यू नॉट को और एप्सिलॉन नॉट को आपने कर दिया मल्टीप्लाई। जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया, देखो क्या हुआ, 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁻⁹ अपनी जगह में है। यहाँ पर क्या है? ये है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। 4 पाई से 4 पाई का कल्याण हो गया, बोलो हाँ। अब कितना बच रहा है देखो जरा, ये बच रहा है 1/9 बचा, ठीक है, इंटू 10⁻⁹ यहाँ था, 7 आएगा नीचे, -7 ऊपर था, नीचे आएगा तो 7, तो क्या 10⁻16 हो जाएगा? हाँ भैया ये हो जाएगा, ठीक। अब क्या मैं इस चीज़ को क्या ऐसे लिख सकता हूँ? ये लिखा है 3 × 10⁻8 का होल स्क्वायर। देखो ये कैसे बटेगा? 3 का स्क्वायर 9, 10⁸ का स्क्वायर 10⁻16। हाँ भैया, भैया ये क्या लिखा है? 3 × 10⁸। मेरा कोई जाना पहचाना नंबर है भैया, ये तो स्पीड ऑफ लाइट होती है भैया, ये तो स्पीड ऑफ लाइट होती है। अरे भैया मान लो एक लाइट, आपने लाइट चालू की अपने घर के, वो लाइट कितनी तेज़ी से चल रही है, वो स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो आपने भैया क्या बोला? मैंने बोला भाई स्पीड ऑफ लाइट जिसको हम लिखते हैं सी से, इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकेंड। अब यूनिट की ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो ये वैल्यू मेरे को कुछ वैसी दिख रही है। हाँ भैया, तो भैया ये क्या लिखा था? ये तो आपने μ0 × एप्सिलॉन का मल्टीप्लिकेशन डाला था। हाँ भैया, अब क्या कर रहे हैं भैया? कुछ नहीं कर रहे हैं, देखो 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 ध्यान से देखो ना, इसका आगे का एक्सटेंडेड वर्जन यहाँ पर लिखा है। क्या लिखा है भैया? आपने बोला ये μ0 × एप्सिलॉन, ये तो 1/ क्या लिखा है? ये अगर सी है तो सी का स्क्वायर है। हाँ भैया, तो क्या मैं तो ये बोल सकता हूँ, ये जो सी होता है ये 1/√⁻⁴ इंटू μ0 या μ0 × एप्सिलॉन होता है। देखो क्या निकल गया भैया, एक रिलेशनशिप निकल गया। एक मटेरियल चार्ज में कैसा बिहेव करेगा और एक मटेरियल मैग्नेट में कैसे बिहेव करेगा, वो डिपेंडेंसी आ गई आपकी स्पीड ऑफ लाइट से। कितना बढ़िया एक प्रकार का रिलेशनशिप है। सोच के देखो, तुमने क्या किया, तुमने बेसिकली एक ऐसा मटेरियल बनाया। ऐसा सोचो, मटेरियल तुमने बनाया है, सोना लिया, चांदी लिया, डायमंड लिया, पानी लिया, खाना लिया, सब कुछ मिला दिया और एक मटेरियल बना कर रखा। उसके अंदर तुमने चार्ज डाला, चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितने अच्छे से नहीं बन पाई, कितने अपोज हुआ, परमिटिविटी बताएगी। फिर क्या किया तुमने? उस मटेरियल के अंदर क्या डाला? मान लो आपने मैग्नेट डाला, तो मैग्नेटिक फील्ड कितने अच्छे से बन रही है, वो उस मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी बताएगा, परमिएबिलिटी। अब वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और वो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, वो दोनों को रिलेट कर रहा है ये फॉर्मूला। कितना ब्यूटीफुल फॉर्मूला है, सोच के देखो। और वो स्पीड ऑफ लाइट से रिलेट कर रहा है। आइंस्टीन ने बताया था स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। कितना ब्यूटीफुल है ये। फील हो रहा है क्या? हाँ भैया फील हो रहा है। तो फटाफट क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, है ना। और जैसे ही आप ये नोट कर लेंगे, अब हम इसका सेकंड पार्ट चालू करेंगे, दैट इज न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन बायोट-सावर्ट लॉ, ठीक है।
हाँ भाई हो गया है क्या नोट? चलो अगर हो गया हो तो मैं एरिया को मिटा रहा हूँ और आपको यहाँ पर आपके क्वेश्चन दिखेगा स्क्रीन पे, तो फटाफट क्वेश्चन को आप नोट करेंगे, है ना? और क्वेश्चन को जैसे ही नोट कर लेंगे पॉज करके, तो आपको हम फिर सोल्यूशन प्रोवाइड करना चालू कर देंगे। चलो तो आपको आई थिंक क्वेश्चन बोर्ड पे लिख करके आना चालू हो गया होगा, तो क्वेश्चन को रीड करिए और क्वेश्चन को समझिए क्वेश्चन क्या लिखा है। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा होगा कि बेसिकली क्या बोल रहा होगा भाई, क्वेश्चन ये बोल रहा है, आ जा भाई क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन क्वेश्चन कहाँ गया भैया? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वायर प्लेस्ड अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कैरीज अ करंट ऑफ 8 एम्पियर। ठीक है, मेरे पास तो बुक है, मैं बुक से रीड कर रहा हूँ भाई, आपके पास तो स्क्रीन में आ रहा होगा। चलो हमारा वाइट बोर्ड है यार, डिजिटल बोर्ड थोड़ी ना है जो क्वेश्चन लिख करके आ जाएगा भैया आपके सामने, हमारे पास तो बुक है। चलो हम बुक भी दिखा देते हैं, देखो देखो देखो, ये देखो देखो मोटी सी बुक है, साइंस की, SL अरोरा फिजिक्स की है। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन बोला है अ वायर प्लेस्ड अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कैरीज अ करंट ऑफ 8 एम्पियर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। देखो डायरेक्शन बताया साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर एट अ पॉइंट 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑन द पीस। भैया क्या बोलना चाह रहा है, देखो समझो। क्वेश्चन में बोला है कि क्या बोला है क्वेश्चन में, सबसे पहले करंट कैरिंग कंडक्टर है। करंट कैरिंग कंडक्टर का डायरेक्शन कहाँ है? डायरेक्शन आप बना लो फटाफट। ये होता है आपका ऊपर क्या, नॉर्थ होता है क्या, यहाँ होता है क्या, साउथ। भैया इंडिया के मैप में ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, साउथ वाले, है ना? चेन्नई वन्नई साउथ में आता है, यहाँ पर होता है नॉर्थ ईस्ट, तो यहाँ ईस्ट हो गया और ये हो गया वेस्ट। अबे याद करने की जरूरत ही नहीं, ऐसे रिलेट करके याद हो जाएगा, है ना? चलो एक कंडक्टर है जो कि किस डायरेक्शन में रखा है भैया, कहाँ बोल रहा है, देखो 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 कहाँ बोल रहा है भैया, अरे कहाँ बोल रहा है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो क्या नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन यही है? हाँ भैया। अब आगे चल के बोला है कि एक करंट कैरी कर रहा है 8 एम्पियर का, जिसका डायरेक्शन कहाँ है, जिसका डायरेक्शन कहाँ है भैया बता दो, साउथ से नॉर्थ है। अगर ये साउथ है तो ये नॉर्थ है, देखो साउथ से नॉर्थ में 8 एम्पियर का करंट मैंने भगा दिया। ठीक है, आगे चल के बोल रहा है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर। अब इस वायर से 1 सेंटीमीटर मैंने पीस उठा लिया, देखो ये आपका 1 सेंटीमीटर का पीस उठा लिया, यहाँ से 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर उठाया। ठीक भैया, फिर आगे क्या बोला है, इस 1 सेंटीमीटर से इस 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा कितनी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा इस स्पीड पॉइंट पे, जो कि जिसकी डिस्टेंस कितनी है, 200 सेंटीमीटर। क्या यही पूछा है? ये आपका आर वेक्टर है, ठीक है, क्या यही पूछा है? हाँ भैया यही पूछा है। कैसे निकालेंगे भैया, एक बात बताओ मेरे को, हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, बता दो जरा। ये होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, है ना, आई डी एल साइन थीटा अपॉन स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन में क्या, अरे भैया क्वेश्चन आपने गलत पढ़ लिया। क्वेश्चन में ये बोला है कि ये जो पॉइंट है ये कहाँ पर है, ये है नॉर्थ ईस्ट पे। मुझे एक बात बताओ, नॉर्थ ये है, ईस्ट ये है, तो नॉर्थ ईस्ट क्या यहाँ पर होगा? हाँ भैया नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर होगा। अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो उसके बीच की लाइन का एंगल कितना होगा भैया? 45 डिग्री होगा। मतलब भैया यहाँ पर ये जो पॉइंट आपने बनाए हो ये थोड़ा सा ऊपर बना दो, हम ये बोलना चाहते हैं। हाँ भैया चलो बना देते हैं। तो अगर नॉर्थ ये है तो क्या मैं एक हाइपोथेटिकल लाइन अपनी ईस्ट वाली यहाँ मान लूँ? हाँ भैया, तो क्या मैं एक हाइपोथेटिकल लाइन ऐसी नॉर्थ ईस्ट वाली यहाँ मान लूँ जो आपकी एक्चुअल लाइन होगी? हाँ भैया, तो पॉइंट पी हो गया, इसकी डिस्टेंस कितनी है? 200 सेंटीमीटर है। तो क्या ये एंगल आपको पता चल गया 45 डिग्री है? हाँ भैया 45 डिग्री एंगल समझ में गया। अब इस फॉर्मूले में क्या क्या कमी थी, सब कुछ हमको मिल गया। देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की अभी आपने वैल्यू बताई थी भैया, कितनी होती है? 10⁻⁻7 होती है, याद होना चाहिए। ठीक है, करंट कितना है? 8 एम्पियर का। ये 8 क्या लिख दिया भैया, एन क्या लिखे हो? 8 एम्पियर है भैया, 8 एम्पियर है ना, 8 एम्पियर है क्या? हाँ भैया 8 एम्पियर है। ठीक है, तो करंट कितना है? 8 एम्पियर है। ठीक है, देखो 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 कंफ्यूज नहीं होना, 8 एम्पियर है। डीएल, अब मेरे को बताओ कितनी लेंथ थी? 1 सेंटीमीटर। यूनिट क्या है भैया? ऐसा यूनिट मीटर में रखोगे, सेंटी का मतलब कितना? 10⁻²। अच्छा साइन 45, क्योंकि एंगल कितना है दोनों के बीच में, देखो डीएल और इस आर वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 45 डिग्री का। तो साइन 45 अपॉन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू थिंग, इसके और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है? 200 सेंटीमीटर का। 200 सेंटी का मतलब कितना? 10⁻², इसका स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं। ये कितना लिखा है? 10⁻7 इंटू ये 8 है, हाँ भैया 8 अपनी जगह में, इंटू 10⁻² अपनी जगह में, हाँ भैया। ये साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी? 1/√2, हाँ भैया। चलो ये
10 की पावर 2 था और 10 की पावर 2 था, -2 और ये 2 कल्याण हो गया। अब 2 का स्क्वायर 4, क्या कोई दिक्कत नहीं, ये 4 से 2 का कल्याण, ठीक है भैया। अब देखो ये 2 है, ये 1/√2 है, तो ये √2 से ये 2 कैंसिल, एक √2 बचेगा, हाँ भैया। तो वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है √2 इंटू 10⁻⁷ -9, तो क्या 10⁻�9 लिख सकता हूँ, हाँ भैया। तो फाइनल वैल्यू बता दो, देखो डीवी की वैल्यू कितनी आ रही है, डीवी की वैल्यू आ रही है √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 इंटू ये 10⁻⁹ को आप लिखते हो नैनो, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, टेस्ला होती है। क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट, टेस्ला होती है। क्या आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल फील आ गया, तो फटाफट फर्स्ट न्यूमेरिकल को नोट करो, सेकंड न्यूमेरिकल भी आपकी स्क्रीन में आ जाएगा, उसके बाद आप उसको भी हम फील करते। हाँ भाई हो गया है क्या नोट, चलो अब सेकंड न्यूमेरिकल अपन करते हैं। तो सेकंड न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन में आना चालू हो गया होगा भैया, चलो पढ़ो न्यूमेरिकल फटाफट। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है भाई, न्यूमेरिकल जब आप करते हो तो न्यूमेरिकल को आप थॉरोली पढ़ो, आप पढ़ो कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। चलो हम मिल के साथ में पढ़ते हैं, एक एक लाइन अच्छे अच्छे से पढ़ेंगे। पहला पॉइंट, एन एलिमेंट डेल्टा एल वेक्टर है is equal to delta x I cap is placed at the origin and carries a large current of 10 ampere. What is the magnetic field on the y-axis at a distance 0.5 meter if delta x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ के मुझे यहाँ पर ये दिखा कि भाई ये x एक्सिस और y एक्सिस की कहानी है, तो मैं वो बना लूँगा। ठीक है, जैसे ही मुझे पता चला कि ये x एक्सिस और y एक्सिस की कहानी है, तो मैंने क्वेश्चन को अप्रोच क्या किया, मैं जानता हूँ कि अगर ये x एक्सिस है तो ये y एक्सिस होगी, हाँ भैया। अगला पॉइंट ये बोला है कि जो करंट का एलिमेंट है वो कितना है, डेल्टा एल, जो कि कहाँ रखा है, जो कि जिसकी लेंथ है डेल्टा एक्स और वो कहीं एक्स एक्सिस के ओरिजिन में रखा है। तो मैं रख देता हूँ, हाँ भैया। इसकी लेंथ कितनी दी हुई है, ये बोला है ये डेल्टा एल इसकी लेंथ है, और ये जो डेल्टा एल है ना, ये जो दे रखा है वेक्टर, और इसकी वेक्टर कहाँ डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन में है ना, कहीं भी मान सकते हो, इस डायरेक्शन में भी मान सकते हो, बट अभी हम इसको यहाँ मान रहे हैं। ठीक है, इस इक्वल्स टू कितना दे रखा है, ये दे रखा है, देखो यहाँ पर दे रखा है भैया डेल्टा एक्स इंटू आई कैब। ये आई कैब क्या है, दिस आई कैब रिप्रेजेंट कि भैया आई कैब जो होता है ना, ये एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है। अगर ये माइनस आई कैब होता तो मैं इसको यहाँ लेता, अभी इसका डायरेक्शन मैं यहाँ लूँगा। यहाँ क्यों लूँगा, क्योंकि ये आई कैब दिया है, आई कैब इज़ द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स डायरेक्शन। अगर ये माइनस आई कैब होता तो मैं इसको यहाँ लेता। अच्छा, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, एलिमेंट ऐसे रखा है, एलिमेंट ऐसे रखा है, मुझे इस पॉइंट पे y एक्सिस पे एक दूरी, कितनी दूरी दे रखी है आपका 0.5 मीटर, 0.5 मीटर पे मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड का, सबसे पहले आप बताओ डायरेक्शन कहाँ होगा। तो देखो क्या करोगे, ये लेंथ है, ये लेंथ, डायरेक्शन देखो थंब वाला डायरेक्शन, इसको मैं पकड़ूंगा तो इस पॉइंट से क्या मैं बोल सकता हूँ फील्ड बाहर आ रही है, हाँ भैया। तो क्या फील्ड आउटवर्ड फ्रॉम द पेपर आ रही है, हाँ भैया। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक्स एक्सेस पॉजिटिव, ये वाई एक्सेस पॉजिटिव, ये एक्स एक्सेस पॉजिटिव, ये वाई एक्सेस पॉजिटिव, ये बाहर आने वाली कौन सी एक्सेस होती है, आप बोलोगे जेड एक्सेस पॉजिटिव। देखो ये एक्स पॉजिटिव, ये वाई पॉजिटिव, तो ये जेड पॉजिटिव है ना, हाँ भैया फील हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले ये डायरेक्शन ऑफ बी किसी ने पूछा तो क्या मैं बोल सकता हूँ, जेड एक्सिस, हाँ भैया आप बता दो कि जेड एक्सिस होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, कितना मैग्नीट्यूड है वो निकाल लेते हैं भैया। बताओ डी बी इज इक्वल टू क्या क्या चाहिए, μ0/4π, कॉन्स्टेंट हमको पता है क्या होता है भैया, आई डी एल वेक्टर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखो क्या तुम्हें करंट पता है कितना बह रहा है, बता दो सर्किट में करंट कितना बह रहा है, लार्ज करंट ऑफ कितना, अरे भैया बोला है 10 एम्पियर, तो क्या 10 एम्पियर करंट पता है, हाँ। डीएल ये लेंथ पता है कितनी है, ये डीएक्स कितनी वैल्यू दे रखी है, डीएक्स की 1 सेंटीमीटर, ये बोला है ना ये 1 सेंटीमीटर का है आखिरी में इंटू आई कैप, हाँ भैया ये भी बोला है 1 सेंटीमीटर का मतलब कितना, 10⁻⁻², 1 का 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एंगल कितना, सोच के देखो, ये डीएल है,
ये डीएल है और तुमको इससे कहाँ पूछा है, यहाँ पर पूछा है। तो सोच के देखो इस पॉइंट के और इस पॉइंट का एंगल कितना होगा, सोच के देखो। अबे ये कौन सा केस हो गया, ये आपका वायर है, यहाँ पर पॉइंट है, तो ये एंगल कितना, अरे 90 डिग्री हाँ की ना। और अगर ये एंगल, अगर थीटा मैंने 90 डिग्री बोल दिया, तो क्या साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। हाँ भैया। डिस्टेंस कितना बोला है, 0.5 मीटर। डिस्टेंस कितना बोला है, 0.5, है ना। आर की वैल्यू कितनी है, 0.5। 0.5 का मतलब कितना, 1/2। ठीक है, चलो लिखना चालू करते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻7 इंटू ये कितना है, 10 है, ठीक है। ये कितना है, 10⁻2 है। ये कितना है, 1 है, अपॉन ये कितना है, 1/2 का स्क्वायर, दैट इज 1/4। तो यहाँ मैं 1/4 को क्या मैं 4 सिंपल लिख दूँ, क्योंकि 1/4 था, ऊपर जाता तो 4 हो जाता। हाँ भैया 4 हो जाता। चलो कितना है भैया, 1 से 1 का कल्याण, यहाँ -1 बचा है, ठीक है, ध्यान से समझना। अब ये 4 अपनी जगह में है, अपनी जगह में, ठीक है, इनटू कितना, -1 -7, तो माइनस ऑफ कितना, 8। क्या निकल के आ गई, यूनिट क्या भैया, टेस्ला। टेस्ला। अच्छा हो गया भैया, कोई दिक्कत ही नहीं। इसी को आप और तरीके से लिख सकते हो, क्या देखो क्या किया आपने, 4 इंटू 10⁻⁻2 लिखा, इंटू 10⁻⁻6 लिखा। ये इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या 0.04 लिख सकते हो। हाँ भैया, ये क्या है, ये माइक्रो है, टेस्ला है, बन गया, ये आपका आंसर हो गया। और आपका डायरेक्शन किसी ने पूछ लिया होता तो देखो, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है आई कैब, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है जे कैब, और जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है के कैब। तो क्या इसका डायरेक्शन आप के कैब बता सकते थे, हाँ भैया बता सकते थे। तो क्या आपका न्यूमेरिकल फील हुआ, हाँ भैया फील हुआ। तो यहाँ होता है आपका बायोट-सैवर्ट लॉ, बहुत डिटेल में विद द न्यूमेरिकल, खत्म। तो 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट सीरीज में हम हर एक टॉपिक को ऐसे फील कर रहे हैं, हम उठाते हैं उसको स्क्रैच से और लेकर के जाते हैं उसको बहुत अंत तक, जहां आप उसको बहुत डिटेल में, बहुत स्क्रैच से पढ़ते हो और टॉपिक को फील करते हो और अपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से फंडामेंटल पर। तो आई थिंक इन दिस लेक्चर यू हैव एंजॉयड व्हाट इज बायोट-सैवर्ट लॉ। तो अगले दिन कॉन्सेप्ट नंबर 26 के साथ हम फिर से मिलेंगे और इन्जॉय करेंगे ऐसे अपने लेक्चर के साथ। और भी वीडियोस जो भी प्लेलिस्ट में, प्लीज़ आप जाके इन्जॉय कीजिए उन वीडियोस को, एंड चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर विद द नीडी वंस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।